हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वरुण शर्मा आप सभी का जिला विज्ञान पर स्वागत करता हूं। तो ये सेशन क्लास 12th में जो अभी बच्चे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर हम जानेंगे कि देखिए पिछले 10 साल के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और इस बार 2021 के अंदर आपका कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ कि अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है और आपको लगता है कि यार मेरा पास होना मुश्किल है केमिस्ट्री के अंदर, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं अगर आप उनको भी करके चले जाएं तो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे और आपका इस बार का पैटर्न क्या होने वाला है उस पैटर्न को भी हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि सीबीएसई क्लास 12th के अंदर आपकी चैप्टर वाइज वेटेज कितनी है, तो आप सभी को ये पता होगा कि हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी वेटेज कितनी है आपकी 23 मार्क्स। जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी कितनी वेटेज है 19 मार्क्स। और उसके बाद बेटा आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी कितनी वेटेज है 28 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर पेपर डिज़ाइन की बात करें जो आपका पेपर सेट होने वाला है तो वो कैसे होगा कि 1 से 16 मार्क्स तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो होंगे वो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके 4 मार्क्स कंटेन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 16 तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद 17 से लेके 25 तक 2 मार्क्स के, फिर देन 26 से 30 तक आपके 3 मार्क्स के और लास्ट में आपके जो बेटा ये क्वेश्चन हैं ये आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं। टोटल ओवरऑल आपका जो ये पेपर बनने वाला है आपके जो अंडरस्टैंडिंग और जितना आप रिमेंबर कर सकते हो वो 28 मार्क्स का होगा। आप कितना ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, आपने जो चीज़ सीखी है वो आपका 21 मार्क्स का होगा। और ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे जो आप खुद एनालिसिस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और आप वहाँ पे खुद क्रिएट करेंगे, यानी 21 मार्क्स के आपके वो होने वाले हैं। परसेंटेज वाइज 40-30-30 होने वाला है। तो अब बात करेंगे, ये तो बात हो गई आपकी वेटेज की और आपके पेपर डिज़ाइन की। अब बात करेंगे चैप्टर वाइज कि आपके ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहली बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम जानते हैं आपके 5 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, और उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स और फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है इससे पहले, और उसके बाद आपका आ गया सरफेस केमिस्ट्री। तो ये 5 आपके चैप्टर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी क्लास 12th के अंदर हैं। तो अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो आप पिछले 10 साल के अंदर यहां पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपको क्वेश्चन देखने को मिला है ना वो आपको कैलकुलेटिंग इवॉल्विंग ऑफ यूनिट सेल, यानी जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिला है। और आज अगर मैं इस बार बोलूं कि 2021 में भी यही चांसेस है कि आपको डायरेक्टली यहां से न्यूमेरिकल पूछ ले, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा होता है ना ये आपके ज़्यादातर इवेल्यूटिंग भी चेक कर देता है, आप कितना ज़्यादा एनालिसिस कर देते हैं उस चीज़ को भी चेक कर देता है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपका कट चुका है तो इनसे पूछने का सवाल ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे किससे पूछ सकता है? आपसे पैकिंग एफिशिएंसी का पूछ सकता है। और आपसे 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन किससे पूछे जा सकते हैं? आपसे यूनिट सेल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बता दो भैया एफसीसी के अंदर आपका कितना नंबर होगा, आपसे बीसीसी के अंदर पूछ ले, आपसे एससीसी के अंदर पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एफसीसी को के अंदर अगर आप बात करें तो कौन से टाइप की पैकिंग बनती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन सा होगा? ये आपको कैलकुलेटिंग वाला आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए और क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स क्या होते हैं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर बाकी ज़्यादा को भी इतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो भी इसके अंदर चल जाएगा। अगर बात करें आपके सोल्यूशन के अंदर तो सोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आपकी मोलर मास की डिटर्मिनेशन है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी हमने पढ़ी हैं आपकी वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। जो हमने पढ़ा था आपका जितना भी हमने बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और यकीन मानना सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी यहीं से होती है क्योंकि यहीं से आपका डायरेक्टली न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी इसकी दी हुई है।
उसके बाद आपसे और किस चीज में पूछ सकता है, आपसे एक एक दो दो मार्क्स में आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, राउट्स लॉ के बारे में पूछ सकता है कि बता दो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या होती है। तो उन सब चीजों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को और इसके न्यूमेरिकल्स को किसी भी हालत पर आप यहाँ पे मिस नहीं कर सकते। उसके बाद मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर काफी टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के अंदर से ऑलरेडी कट चुके हैं। तो अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव में, तो वो है आपकी नर्व्ड इक्वेशन। नर्व्ड इक्वेशन से हमेशा आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पक्का रखा हुआ आपको मिलता है, और उसके साथ साथ आपका क्या है, ये कंडक्टेंस वाला टॉपिक, जिसके अंदर आपने सारी चीजें कंडक्टेंस से रिलेटेड पढ़ी हुई है। कप्पा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी ना, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये दोनों टॉपिक ही आपके इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा, तो अगर आप इन दो टॉपिक को भी अच्छे से कर लेते हो, तो आपके एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स आ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बड़ी वेटेज आपकी जो इमारतें हैं वो आपकी इसी की बन रही हैं। बाकी आपको छोटे छोटे एक एक आधा मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप यहां पर देख सकते हैं। अगला क्या है आपका केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स में सर सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आपकी डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, ये सारी आपसे चीजें पूछी जाएंगी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस किसकी, आपके फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, और आपके जीरो ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, आपको मैंने सारे ग्राफ बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपसे ग्राफ एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपसे कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है कि आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, तो ये वाली भी आपको पता होनी चाहिए। बट अगर मैं जनरल बात करूं तो 4.1, 4.2 और 4.3 का बात करेंगे तो आपका यहां पर चल जाएगा। कोलिजन थ्योरी वगैरह ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स आपके इस वाले बार से कट चुकी हैं। अगर मैं बात करूं सरफेस केमिस्ट्री की, तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर देखो ये अनप्रिडिक्टेड रहता है बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपका यहां से कोलॉइड से क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट कोलॉइड्स के साथ साथ आपके जैसे अगर मान लीजिए कि कोलॉइड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वहाँ से फंस जाता है क्वेश्चन। कई बार आपका एब्जॉर्प्शन यहाँ से भी क्वेश्चन फंस जाता है। तो ये थोड़ा सा मिक्स टॉपिक रहता है। अगर आप एक बार इस चैप्टर को रीड आउट कर लेंगे, तो रीड आउट करने के बाद आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखिए सबसे पहला आ गया अपना पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तो जो लास्ट के जो आपके टॉपिक्स है ना, ये आपका ग्रुप नंबर 17 और 18, ये आपके तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब मैंने क्लास में चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं ये बता देता हूं कि 17 और 18 से ही ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर वेटेज आपकी पी ब्लॉक ही कंटेन करता है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो 17 की आप सारी चीजें केमिस्ट्री पढ़िएगा। 18 के अंदर जितने भी आपके इंटरहेलोजेंस कंपाउंड आ जाएंगे, जिनॉन के कंपाउंड आ जाते हैं, उन सभी के स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। XeF2 की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, XeF4 की क्या होती है, XeF6 की क्या होती हैं, ये सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में बात करूं तो आपसे डाइनाइट्रोजन और अमोनिया, इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, और आपसे फॉस्फोरस वाला तो अभी कट ही चुका है, एडोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है, पर नाइट्रिक एसिड क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ और कोल्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो आपके हॉट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओजोन के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तकरीबन आपके हर टॉपिक से ऐसे कुछ ना कुछ आपकी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं चैप्टर वाइज भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद क्या आ गया आपका डीएनएफ ब्लॉक का। तो डीएनएफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज पे पूछे जाते हैं, कि भैया आपके ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा कलर के होते हैं, क्यों आपकी इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो यहीं से इनके 3-4 रीजन होते हैं, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। वो रीजन अगर आपको पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है आपकी, और आपकी एक्टिनॉइड क्या होते हैं। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और कुछ एप्लीकेशंस की बताइए, कोबाल्ट कहाँ यूज किया जाता है, कौन सी सर्जरी में यूज किया जाता है। तो ये आपके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका पूछा जाता है कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कैसे बॉन्डिंग होती है इसके बारे में पूछा जाएगा। आपने इसको बैक बॉन्डिंग के नाम से भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है क्योंकि अच्छा सा टॉपिक है ये। आपसे नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म ये तो पूछा ही जाता है, दो मार्क्स से क्वेश्चन तो यहां से आपके हमेशा फिक्स रहते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस पे डिपेंड करता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। मेटल कार्बोनिल या आपके जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स बनते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिला के आपसे इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा हाईली वेटेज की है, जिसके ऊपर हमने काफी ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर चीजें पढ़ी हैं, तो उसके अंदर आपसे हेलो एरीन्स और एल्कीन्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको नॉमेनक्लेचर तो पक्का देखने को मिलेगा। एग्जाम के अंदर आपको नॉमेनक्लेचर यहां पर देखने को हमेशा मिलता है। उसके बाद और मैं बात करूं तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से इनको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे यहां पर जो हेलो एल्कीन के बारे में जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं वो सारी रिएक्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको याद होगा जो हमने एनिलीन पढ़ा था, इससे आपको पूछ लेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके को आपको डायरेक्टली दे सकता है कि एनिलीन से अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना हो या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो कैसे बनाया जाए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को करना एग्जाम में जाने से पहले मत भूलिएगा। अगर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करें तो यहां पे इनकी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की जाती है। आपसे मेनली क्वेश्चन अल्कोहल और फिनॉल के कंपैरिजन में ही पूछा जाता है। यहां से नॉमेनक्लेचर पूछी जाती है। अल्कोहल के साथ आपका कोई भी हेलोजन लगा दिया तो आपसे एक तरीके की नॉमेनक्लेचर यहां से भी डिफिकल्ट करके पूछ लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कोहल वगैरह ईथर से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। आपका यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल से और आपसे ईथर की सिंथेसिस कैसे होती है, आपका विलियमसन वाली सारी चीजें ना, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछ लेते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेसिकली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल से इतना ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ना पूछे बट केमिकल रिएक्शन, जितनी भी इनकी रिएक्शन थी, आपकी कोल्स रिएक्शन हो गई, कैसी रिएक्शन होती है, कहाँ से कन्वर्जन होती है, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में पूछी जाती हैं। आपसे ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब बात करूं अमीन्स की, तो अमीन्स के अंदर भी सेम चीज है, यानी अमीन्स की केमिकल रिएक्शन से ही क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, तो जितनी भी आपकी नेम रिएक्शंस है आपको नेम रिएक्शंस बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको डिस्टिंक्शन करनी आनी चाहिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अगर मैं पूछूं, मैंने आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, एक फिनॉल दिया और मैंने कहा बताइए कौन सा किसके साथ रिएक्ट करेगा, आप कैसे बताएंगे इनको, तो आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको कैसे किया जाएगा, लुकास रिएजेंट्स क्या होते हैं, आपको रिएजेंट्स के बारे में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि आप कन्वर्जन कैसे करेंगे, क्योंकि कन्वर्जन का क्वेश्चन भी हमेशा आपसे पूछा जाता है और बहुत ही रेयर चांस के अंदर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी वहां पर फंसा देता है। 2-3 साल से आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं दे रहा, बट मेनली आपका इन्हीं 3 चीजों के ऊपर वो रिले कर रहा है। तो इन तीनों चीजों को आप अच्छे से कीजिए, आप आराम से एग्जाम के अंदर अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है आपका। इसके बात करें तो आपका प्रोटीन्स क्या होते हैं, आप इन्हीं चीजों से आपका क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर के अंदर आई होप इतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं एडवाइस की, तो आपको क्या चीजें फोकस करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर इतना लॉकडाउन चल रहा है हमारा, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो क्या हो सकता है सर हमारा एग्ज़ाम इस बार होगा कि नहीं होगा, और एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन के अंदर। देखिए अभी तक सिचुएशन किसी को क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बट अगर मैं आपको बताऊं तो आपका 100% एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं आपके, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके एग्जाम को कैंसिल करा दिया जाए। अगर वो एग्जाम कैंसिल 12th वालों के तो किसी भी कंडीशन पे नहीं कराने वाले हैं, आपको इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे भी प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद आपको ज़्यादा धक्के खाने पड़े। अगर आपकी सिचुएशन
1 जून से आपका जो 1 जून आपकी यहाँ पर दिया, अगर ये 1 जून से खिसक कर आपका 30 जून तक या फिर आपके जुलाई के महीने तक बात चली जाती है कि भैया जुलाई के महीने में सोच के आपको बताएंगे, तो कंफर्म आपके एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। पर उससे पहले आपके एग्जाम कैंसिल होने के अभी तक तो कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ टीचर्स कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि एग्जाम को ऑनलाइन करा लिया जाए, पर ऑनलाइन कराने का भी कोई मतलब नहीं है, ना ही वो आपको इवेल्युएट कर पाएंगे और ना ही ऑनलाइन के अंदर इतना अच्छा जजमेंट हो पाएगा, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे का स्लॉट देंगे आपको, 70 से 80 क्वेश्चन देंगे, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके ओपन नहीं होंगे, फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है, सेट्स वगैरह अलग होंगे, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो एडवाइस तो मेरी यही है कि आपके जितने भी दिन बचे हैं आप उनको एक क्रैश कोर्स की तरह मानिए, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर को सॉल्व कीजिए और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनके ऊपर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो अगले आप मान लीजिए कि अभी आपके पास 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन का आप अपना एक प्लान बनाइए, जिसके अंदर आप सोचिए कि मैं अगले 4 दिन के अंदर ये वाला सब्जेक्ट खत्म करूंगा या करूंगी, फिर 5 दिन के अंदर इसको, फिर 5 दिन के अंदर इसको और फिर 4 दिन कर इसको। तो मतलब ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि आप मान लीजिए कि मैं इस पूरे वीक को मैथ्स को दूंगी, इसके बाद में फिजिक्स पढ़ना है मुझे, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर मुझे आपका कुछ भी पढ़ना है, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ना है, फिर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो बायो है, आप बायो ले लीजिए, इंग्लिश की जगह आप अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, बट आप इस 30 दिन के अंदर सब चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। इस 30 दिनों के अंदर आप ये मत सोचिए कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, आप ये सोचिए कि इन 30 दिनों के अंदर आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, उसको दोबारा मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ज़्यादा ही आप जल्दी से इवॉल्व कर पाओगे। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करो और आप अपने सैंपल पेपर्स को करो। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना के दूं कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके हर चैप्टर वाइज पूछे जा सकते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो मैं पक्का आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आपको वो वीडियोस मिलने तभी स्टार्ट होंगी क्योंकि अब हम टारगेट रखने अपने चैनल के ऊपर 300 सब्सक्राइबर्स का। तो जैसे ही हमारे 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आपकी सारी वीडियोस मैं लाइन वाइज अपलोड कर दूंगा और गारंटीड आपको वहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस वाले टारगेट को जल्दी से अचीव कराइए। और अगर आपको डाउट है, अगर प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। ये हमारी मेल आईडी है, आप अपनी जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप हमारी मेल आईडी के ऊपर लिख के भेज सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो मैं उनकी एक सोल्यूशन वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।